इस वीडियो में कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कि संसाधन एवं उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बड़े ही विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहला ही प्रश्न बनेगा इसमें, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किस भूगोलविद का है? यानी एक कथन है कि संसाधन जो है होते नहीं है, इसको बनाए जाते हैं। ये जो कथन है, ये कथन है एक भूगोलविद जिसका नाम है जिम्मरमैन। ध्यान रखिएगा, जिम्मरमैन एक बहुत बड़े भूगोलविद है जिन्होंने कहा है, जिम्मरमैन। इन्होंने कहा है कि भू संसाधन जो है होते नहीं, इसको बनाए जाते हैं। ये किसका कहना है? जिम्मरमैन का। तो यहाँ से सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते, यह कथन किस भूगोलविद का? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? जिम्मरमैन का। अगला प्रश्न इसी में बनेगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन जो होते हैं, ये अलग अलग आधार पर इसको बनाया जाता है संसाधन। इसी क्रम में अगर बात करें संसाधन के बारे में, कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और ये पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होंगे, एक तो जैव संसाधन होगा और दूसरा क्या होगा? अजैव संसाधन होगा। अब इसी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन क्या होता है? जैव जैव संसाधन जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है जैव संसाधन और दूसरा प्रकार है अजैव संसाधन। इसी में जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। यानी कि जैव संसाधन कहते हैं किसको है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन के। जिसका कि प्रमुख उदाहरण है मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी। ये सभी जो है, ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, मनुष्य किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? जैव संसाधन का उदाहरण। उसी तरह से वनस्पति है, मत्स्य है, पशुधन है एवं अन्य प्राणी जितने हैं, वो सभी जो है जैव संसाधन के उदाहरण है। अब बात करते हैं अजैव संसाधन क्या होता है। अजैव संसाधन जो होते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। सीधा सा याद रखिए आप लोग, निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। जिसके अंदर आएगा चट्टान, धातु एवं अन्य खनिज। धातु, चट्टान, अन्य खनिज जो है, ये सभी अजैव संसाधन के उदाहरण है। अब देख लीजिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के जो प्रकार है, पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि भौतिक या फिर रासायनिक या यांत्रिक इस प्रक्रिया द्वारा फिर से नवीकृत यानी पुनः प्राप्त किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और नवीकरणीय संसाधन का प्रमुख उदाहरण जो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। इस तरह से इसको भी ध्यान रखिए कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन का प्रमुख उदाहरण है। यानी सौर ऊर्जा को फिर से हम लोग को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसमें पुनर्चक्रीय नहीं होते हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? पुनर्चक्रीय नहीं होता, यानी एक बार प्रयोग हो जाता है तो उसके साथ ही वो समाप्त हो जाता है। जिसके अंदर, जिसका कि प्रमुख उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन,
तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 जो है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये सभी संसाधन जो है स्वामित्व के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। अब विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया गया है और ये संसाधन है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। विकास के स्तर पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये 4 भाग क्या-क्या है? संभावी संसाधन है, विकसित संसाधन है, भंडार संसाधन है और संचित कोष संसाधन है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे इसी में बात करेंगे, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वो वन्य जीव एवं समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक है राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो राष्ट्रीय संसाधन है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वो वन्य जीव एवं समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक रहता है, इसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया राष्ट्रीय संसाधन क्या है। राष्ट्रीय संसाधन राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव एवं समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक स्थित रहे उसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसी में आगे प्रश्न बनेगा, किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न बनेगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र जो होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? बेहद इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन है महात्मा गांधी का। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ऐसा कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन है महात्मा गांधी का। आगे बात करते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया? बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत मेघा पाटेकर ने किया। सीधा आंसर कीजिएगा, नर्मदा बचाओ के अभियान की शुरुआत किसने किया? मेघा पाटेकर। इसी के साथ साथ में ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया? चिपको आंदोलन की शुरुआत किया है सुंदरलाल बहुगुणा ने, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चामोली जिला, उत्तराखंड का चामोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। आगे है, वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन, संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन, संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है संदीप पांडे का। इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन, संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? ये संदीप पांडे का रहा है। आगे है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन किसने कराया था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक प्रसिद्ध पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल प्रसिद्ध पुस्तक, इसका प्रकाशन कराया था सुमशेर ने। सुमशेर द्वारा कराया गया है पुस्तक का प्रकाशन जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसका संपादक हुआ था 1900, संपादन हुआ था 1974 में। यानी यहाँ से प्रश्न बनेगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन सुमशेर द्वारा किस वर्ष कराया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे 1974 के द्वारा। आगे बात करते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 के बीच में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ? 3 से 14 जून 1992 के बीच में हुआ। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और ये जो रियो डी जेनेरियो है ये ब्राजील के अंदर है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील के अंदर यहाँ पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ भी प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग कितने प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे? तो 178 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 23 से 27 जून 1997 को हुआ। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और ये जो न्यूयॉर्क है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका में है। अमेरिका का बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, और इसी न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 23 से 27 जून 1997 को। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ, इस सम्मेलन को +5 के नाम से भी जाना जाता है। यानी द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का अन्य नाम क्या है? +5। इसी में आगे प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ था, इस सम्मेलन में विश्व के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो लगभग 2000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी में एक प्रश्न बनेगा, जोहान्सबर्ग कहाँ पर स्थित है? जोहान्सबर्ग जो स्थित है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान रखना है, क्योटो सम्मेलन क्या है? ये भी प्रश्न बनेगा, क्योटो सम्मेलन क्या है, कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन जो है पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन हुआ था, इसी को क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। यानी क्योटो सम्मेलन क्या है? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको कि क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्योटो सम्मेलन में 159 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 159 देशों ने भाग लिया था। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 159 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में 6 गैसों को कम करने के लिए चर्चा किया गया। यानी क्योटो सम्मेलन जो हुआ, एक सवाल यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, ये किस वर्ष हुआ था? क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन, या इसी को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। क्योटो सम्मेलन 1997 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जापान के क्योटो में। इसमें 159 देशों ने भाग लिया था, और इस सम्मेलन में 6 गैसों को कम करने के लिए चर्चा किया गया। और ये 6 गैस कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मीथेन है, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साक्लोराइड है। ये 6 गैसों को का प्रयोग कम से कम करने के लिए इस पर चर्चा किया गया था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 159 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके अंदर कौन से 6 गैसों को कम करने के लिए चर्चा किया गया था? 6 गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, N2O है, HFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साक्लोराइड है। तो ये आपका हो गया क्योटो सम्मेलन। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 1972 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। और इसके अंदर क्या होता है? इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के रूप में घोषणा हुआ। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण
दिवस मनाया जाता है? इसको ध्यान रखिएगा, सीधा-सा प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम या विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1972 में। इसी के बाद 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी और तब से 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। तो आपके बुक के अंदर में जो क्वेश्चन दिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए पहला प्रश्न था कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ध्यान रखिएगा, कोयला जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है और यहाँ पर अनवीकरणीय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न था कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जो संसाधन है वही है पुनः पुनः प्रतियोग्य। पुनः प्रतियोगी यहाँ पर ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी को आप लोग बोल सकते हैं, ये जो सौर है नवीकरणीय संसाधन भी यहाँ पर लिख लीजिए। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये रहे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो जो ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनर्प्रतियोगी है, या इसी को बोलेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था, आपके बुक में जो दिया गया था, तटरेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये 200 किलोमीटर है। यहाँ पर किलोमीटर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी प्रश्न इस तरह से बनेगा कि तटरेखा के कितनों किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको तटरेखा के 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न था, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यह है 9.2 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए 9.2 किलोमीटर जो है ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया था, अगला प्रश्न था कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध ये है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ ज्योग्राफी जो क्लास 10वीं के बच्चों के लिए है, संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर 1 के अंदर था, उसका जो मेन पॉइंट था, मुख्य बिंदु था, उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर किए। इसके साथ-साथ में हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेगा, साथ में वन लाइनर प्रश्न बनेगा, उन सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर आएँगे। इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते एक अच्छा-सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए ये वीडियो कितना उपयोगी साबित हो सकता है। ये एक छोटी-सी जानकारी, मे बी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।